हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़, या फिर आप यूं कह लें इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़। तो आज जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो है हिस्ट्री का सेक्शन। ओके, वाई वी आर स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री? बिकॉज इन द लास्ट 1 or 2 months वी हैव ऑब्जर्व दैट कुछ अपने पॉलिटिशियंस जो हैं अलग अलग स्टेट के, उन्होंने हिस्ट्री मतलब अपने इतिहास से रिलेटेड जो भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ले आने का फैसला किया है और बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड, नेशनल हॉलीडेज से रिलेटेड उनके नाम पे रखा गया है। सो टुडे हियर वी विल अंडरस्टैंड what are those important person in news or maybe personalities in news जो कि हिस्ट्री से हैं। ओके, आज है 23 अप्रैल, सैटरडे का दिन है, एंड वी विल डिस्कस 4 ओनली 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द लास्ट 30-40 days। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी है वो है कुंवर वीर सिंह, या फिर यूं कहें हु वॉज वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह दोस्तों 1777 में इनकी पैदाइश हुई थी। ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड इन 1858। ऐसा कहा जाता है कि वो मिले नहीं उसके बाद, लेकिन वो गुजर चुके थे 1858, उसके बाद वो दिखे नहीं। कौन थे ये? तो बेसिकली पॉलिटिकल जो फैमिली है बिहार में, उन्होंने ये प्लान किया कि भाई हम अप्रैल 23 को बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे किसकी? वीर कुंवर सिंह की। ठीक है, जो कि जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले थे। सो अब जो है वो 23 अप्रैल बिहार के कैलेंडर में वो वीर कुंवर दिवस नाम से सेलिब्रेट होगा। तो आइए जानते हैं कौन थे वीर कुंवर सिंह। आप देख सकते हैं ये उनकी तस्वीर है, बनाई गई है, और पूरा शस्त्र आमड़ी के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाई है, फोटो बनी हुई है इनकी। सो वीर कुंवर सिंह, जिन्हें हम क्या कहते थे, बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता था, ये 1857 का जो सीपॉय म्यूटनी हुआ था, जो कहते हैं ना कि पहला ऐसा अपराइजिंग मूवमेंट हुआ था जब से ब्रिटिश इंडिया आई थी, तो 1857 की जो क्रांति की आग लगी थी उसमें से बाबू कुंवर सिंह भी कहीं ना कहीं एक उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, स्पेसिफिकली बिहार वाले जोन में। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह ये उज्जैनिया परमार राजपूत घराने से हैं, ये फैमिली से हैं, जो कि जगदीशपुर में पड़ता था, और अब जो है वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि 1857 की जो रिवॉल्ट थी, उस समय इनकी एज 80 साल थी, 80 के एज में थे। जिस समय लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, जिस समय लोग दूसरों का सहारा बन जाते हैं, उस समय वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था? उन्होंने शस्त्र उठाए थे, उन्होंने हथियार उठाया, तलवार बंदूकें उठाई। किसके लिए? अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए। किससे? ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश रूल से। तो एट द एज ऑफ 80 ही हैड सेलेक्टेड बैंड ऑफ आर्म्ड सोल्जर्स अगेंस्ट द ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये उस टाइम के चीफ ऑर्गेनाइजर थे अपने आर्मी के अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। और जब तक ये रहे बिहार में, तब तक ब्रिटिश आ नहीं पाए, घुस नहीं पाई बिहार में, स्पेसिफिकली जो इनका रीजन था। इसलिए इन्हें पॉपुलरली बुलाया जाता है वीर कुंवर सिंह, या फिर बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से। आखिर इनका रोल क्या था 1857 के अपराइजिंग में? सो बेसिकली इन्होंने इंडियन रिबेलियंस 1857 को बिहार में एकत्रित कर लिखा था, और एक उस ज़माने में इन्होंने एक लीडरशिप का रोल निभाया था। ठीक है, उस ज़माने में जब कहा जाता है ना, ऑफ कोर्स 80 की उम्र बहुत बड़ी उम्र होती है यार, और उस एज में उनकी बहुत सारी कंडीशन, हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन वो जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो आज़ाद भारत का जो सपना ये लोग देख रहे थे, वो रगों में दौड़ रहा था सबके। और इन्होंने अपनी एनर्जी अपने भाइयों को भी दी, और समस्त जितने भी बिहार के रिबेलियंस थे जो कि फाइट कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनको भी दी। और यही एक नतीजा है कि वहाँ से ब्रिटिश, एटलीस्ट जब तक ये जिंदा थे, जब तक ये खड़े थे, तब तक ब्रिटिश घुस नहीं पाई थी बिहार में। इनके 2 भाई थे जिनका नाम था बाबू अमर सिंह, जो कि कमांडर, इनके ब्रदर भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे, और हरि कृष्ण सिंह। ठीक है, ही हैड अ गुड फाइट एंड हरीड ब्रिटिश फोर्सेस नियरली एन ईयर एंड रिमेन इनविंसिबल अंटिल द एंड। ठीक है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। आप सबको पता है ना गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? सो बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसी टैक्टिक्स है, एक ऐसी रणनीति है, एक ऐसी मिलिट्री सिस्टम आप अपना सकते हैं जो कि एक छोटा
छोटा सा ग्रुप, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता है पार्ट्स में, धीरे 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 करके। ओके, सो ये गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक्स से ये पूरे परिपक्व थे। नाउ in popular culture, so to honor his contribution to India's freedom movement, the center issued a commemorative stamp on 23rd April, कब, 1966 को। और बेसिकली इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है आरा जिला में, बिहार में, 1992 में स्थित हुआ था, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। सो इट माइट कम, और खास तौर के जो बच्चे बिहार पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ने इशू किया था स्टैंप 23 अप्रैल 1966 को, तो भी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि सुर्खियों में आई थी। एंड व्हाट वाज दैट? हु वाज गुरु तेग बहादुर? आई एम श्योर कपल ऑफ यू नोज अबाउट हिम। हु वाज गुरु तेग बहादुर? हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि सरकार ने अभी गुरु तेग बहादुर के 400वीं 400th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए रेड फोर्ट पे 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो यहाँ पे ये मामला बहुत साफ हो जाता है कि ऑफ कोर्स दिस इज इन न्यूज़ एंड वी हैव टू जस्ट रिवाइज इट अबाउट कौन थे, क्या थे, किस वजह से इनका नाम आया। ठीक है, तो हिस्ट्री में इतिहास ये कहता है दोस्तों कि गुरु तेग बहादुर 1621 में जन्म लिए और 1675 में इनकी हत्या कर दी गई, मतलब कि ये शहीद हो गए थे। बहुत कम उम्र थी, लेकिन जितनी उम्र थी इनकी, उसमें इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया, ऐसा मोटिवेशन की लहर पूरे के पूरे सिख कम्युनिटी में, रिलीजन में ऐसी दौड़ाई कि आज तक लोग पूजते हैं। व्हाट डिड ही डू? सो बेसिकली गुरु तेग बहादुर, हु वाज आल्सो द 9th ऑफ द 10 गुरुज ऑफ द सिख रिलीजन, ये 9वें गुरु थे। 10 गुरु में से सिख के 9वें गुरु थे ये सिख धर्म के। ही वॉज बॉर्न इन अमृतसर 1621 एंड वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, हिज टर्म एज गुरु रन 1665 से 1675 तक ये रहे गुरु, एंड 115 ऑफ हिज हाइम्स आर इन गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, 115 हाइम जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है, जो अमृतसर में अभी भी पढ़ी जाती है रोज़, उनमें से 115 हाइम इनकी ही लिखी हुई है। See, there are several accounts explaining the motive behind the assassination of Guru Tegh Bahadur on Aurangzeb's order, लेकिन इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? बेसिकली आपने कश्मीर फाइल्स का भी नाम सुना होगा, राइट? कश्मीर फाइल से रिलेटेड जब हम हिस्ट्री में आएंगे तो गुरु तेग बहादुर का नाम सुर्खियों पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गुरु हु हेल्प्ड कश्मीरी पंडित उस टाइम पे गुरु तेग बहादुर के पास अप्रोच किए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे औरंगज़ेब रिलीजियस परसिक्यूशन कर रहा था। मतलब कि जो भी कश्मीरी पंडित अगर मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो याद है ना, रलिब गलिब सलिब, या तो कन्वर्ट हो या तो फिर तुम वो पढ़ने लगो, कुरान पढ़ने लगो, या तो फिर झुक जाओ। ठीक है, तो जो भी कश्मीरी पंडित इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे उसको हत्या कर दी जा रही थी, उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जा रहा था, बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे उसको मार दिया जा रहा था। सो बेसिकली जो गुरु तेग बहादुर थे उनका ये स्टेप औरंगज़ेब के खिलाफ और कश्मीरी पंडितों को सेव करने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसाजनक है, और इन्होंने ये सपोर्ट किया था। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब था, उन्होंने पब्लिकली 1675 को गुरु तेग बहादुर को काट डाला था। कहाँ पे? और दिल्ली में ही। ठीक है, सो गुरु ग्रंथ सिंह शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकबगंज साहिब जो दिल्ली में है, वो ये इस बात का प्रतीक है, एहसास दिलाता है कि दैट मार्क्स एन एग्जीक्यूशन एंड क्रीमेशन ऑफ हिज बॉडी। यहाँ बॉडी होना चाहिए। ओके, और आगे चलते हैं इसमें। सो बेसिकली इनकी शहादत का, इनकी जो मौत थी, जो हत्या हुई थी, इनकी शहादत का, जो शहीद हुए थे, उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे के पूरे सिख धर्म में। क्यों धर्म में ये इम्पैक्ट पड़ा था? क्योंकि जितने भी सिख दबाव के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण और ऑपरेशन के कारण वो लोग कन्वर्ट हो रहे थे मुस्लिम में,
वो लोग कन्वर्ट हो रहे थे इन सारे औरंगज़ेब के ऑर्डर के थ्रू, वो करना बंद कर दिए थे। एक एक पूरे के पूरे सिख समुदाय में एक ऐसी लहर, एक ऐसी आंधी आई मोटिवेशन की और धर्म की, नेशनलिज्म की, कि औरंगज़ेब का वो तलवार, औरंगज़ेब की जो बात थी वो भारी कम पड़ गई थी इन लोगों के आगे। सो हिज मार्टिडम हेल्प्ड ऑल सिख पंथ्स कंसोलिडेट टू मेक द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू सेंट्रल टू दिस आइडेंटिटी। इंस्पायर्ड बाय हिम, जो इनके 9-year-old पुत्र थे जिनको गुरु गोविंद सिंह कहा गया, इवेंचुअली उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया एक सिखों का ग्रुप इन अ डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल कम्युनिटी, जिसको आगे जाके कहा जाता है खालसा आइडेंटिटी, विच इज़ ऑल्सो मार्शल आइडेंटिटी। ठीक है। नोएल किंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उनका ये कहना था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में ऐसी पहली शहादत थी जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए थी, लोगों के लिए थी। गुरु तेग बहादुर को पता था कि अगर मैं करूँगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा सबके सामने, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, कश्मीरी पंडित को सपोर्ट किया, अपने रिलीजन को सपोर्ट किया, रिलीजियस ऑपरेशन के अगेंस्ट में बोला, रिलीजियस परसिक्यूशन के अगेंस्ट में बोला, औरंगजेब के अगेंस्ट में बोला। ही फाइनली रिमेंबर्ड, किस नाम से जाने जाते हैं ये? हिंद दी चादर के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है और आपको याद रखना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी, हर एक नेशनलिस्ट की शहादत, और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें बची, कई सारे लोगों की आइडेंटिटी बची, उस धर्म की आइडेंटिटी बची। ओके, नाउ थर्ड इज हु वॉज गुरु नाभादास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये पर्सनालिटी भी हैं। और जो लोग भी आपके नोन में भी स्पेसिफिकली जो गांव से रिलेटेड है, वो लोग अगर कहते हैं ना कि दलित समाज से दूर रहो या फिर डोम समाज से दूर रहो, तो फिर उसके लिए बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है ये गुरु नाभादास की जर्नी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है गेजेटेड हॉलीडे, आई थिंक 8 अप्रैल को गेजेटेड हॉलीडे होगा पंजाब में, क्योंकि उस दिन मनाई जाएगी संत गुरु नाभादास की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, आखिर कौन थे गुरु नाभादास? 8 अप्रैल 1537 को जन्म लिए थे गुरु नाभादास। एक विलेज था, एक गांव था भद्रचलम, गोदावरी रिवर के किनारे, जो खम्मन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और आज के टाइम पे वो तेलंगाना में पाया जाता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था अप्रैल 8, 1537 को। ही बिलोंग टू महाशा मतलब कि डूम्ड। ठीक है, जिसको हम अपने भाषा में, जो लोग जैसे हिंदू धर्म में जब बॉडी जलाई जाती है उसके बाद जो राख वाख उठा के बटोरते हैं, और फिर उसको डोम कहते हैं। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, ये अनाथ थे, बिल्कुल ही अनाथ थे, और जिनका ओरिजिनल नाम था नारायण दास, अगर आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन शुरू से इनकी भक्ति के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक इंक्लिनेशन था। ठीक है, बेसिकली रास्ते चलते चलते 2 गुरु मिले, अगरदास और खीलदास, हु वर पासिंग थ्रू हिज विलेज, और फिर इनको देखा एक अनाथ बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, जिसके आसपास कोई नहीं है। इन दोनों रिलीजियस गुरुओं ने इनको उठाया और फिर पिलग्रिमेज लेके चले गए। कहाँ पे? नाभादासी, जहाँ पे जयपुर में है, और घटला धाम कहते हैं उसको। ठीक है, जयपुर में फिर इनकी शिक्षा हुई, फिर ये बड़े हुए, और अभी तक उस टाइम पे जब ये बड़े भी हो रहे तब भी इनको ये एहसास तो था ही कि ये किस कम्युनिटी से हैं, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को ब्रेक करते हुए, वो कहते हैं ना कि शिक्षा, पढ़ाई, ये एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तलवार है, एक ऐसा मीडियम है कि आप जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। जो भी लोग जाति धर्म भेदभाव की बात करते हैं वो शिक्षित नहीं हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो फिर वो मैच्योर नहीं है। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने वेद पुराण सब पढ़े और फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। और पीपल फ्रॉम हिज कम्युनिटी आज भी वो नाभादासीज के नाम से जानते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जो कि बास्केट वगैरह बनाते हैं या फिर बैम्बू वगैरह बनाते हैं। बेसिकली वो कम्युनिटी से हैं। ठीक है, तो ये बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो आज भी लगता है छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की ये बात आती है। अच्छा, इनकी लेगेसी के बारे में बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, भगतमाल 1585 में लिखी थी, जिसमें लगभग 200 संतों के बारे में जिक्र किया था। बहुत ही अच्छी
किताब मानी जाती है, जो कि भाई लाइब्रेरी में, संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। ही डाइड इन 1643। ओके, व्हाट इज हिज कनेक्शन विद पंजाब? बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि पंजाब में इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे डोम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जाया करते थे, विलेज पंडोरी विलेज में जाया करते थे जहाँ पे, तो सम गुरुज ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो यूज टू लिव देयर, इस वजह से भी ये जाया करते थे। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली कांट मैनेज टू इग्नोर द सेंटिमेंट ऑफ अ लार्ज कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी से बहुत दिन से, बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आई जा रही थी कि भैया इनके नाम पे आप गैजेटेड हॉलीडे करिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन चीज़ों को, इन स्टोरीज़ को, इन मोटिवेशनल चीज़ों को हमें अब मेन स्ट्रीम में ले आना चाहिए ताकि इक्विटी की बात हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, राजा रवि वर्मा एंड हिज आर्ट्स। राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है, और ये वही आर्टिस्ट है दोस्तों जो आप देखते हो ना, भगवान की मूर्तियाँ, चाहे वो रामायण महाभारत से लेके जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, जो शक्ल उनको, जो फेस दे रखा है, कहा जाता है कहीं ना कहीं वो राजा रवि वर्मा की ही देन है। तो हुआ क्या कि न्यूज़ में ये क्यों आई, क्योंकि राजा राय वर्मा की एक पेंटिंग थी, ये द्रौपदी वस्त्रहरण की पेंटिंग थी, आप देख सकते हो। ये आपका दुशासन है, दुशासन हो सकता है क्योंकि दुशासन द्रौपदी की ही साड़ी खींच रहे थे। ये पूरा का पूरा वो कौरवों की सभा है, ये पूरे के पूरे कौरव हैं, ये बैठे हैं पीछे धृतराष्ट्र। ये वो सभा थी जहाँ पे एक वक्त था जहाँ पे ये जो पुरुष समाज था वो नपुंसक हो चुका था उस वक्त, और सब लोग ये दृश्य देख रहे थे, द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था। कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है उस वक्त कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते कृष्ण उसको मर्द नहीं समझते। ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो दोस्तों की जो एकदम ही मतलब ब्लड बॉयल कर देती हैं। लेकिन हम उस दृश्य में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये पेंटिंग के बारे में बात हो रही थी कि भाई ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी और इस पेंटिंग की ऑक्शन लगभग 15-20 करोड़ रुपए हुई। तो हम जानेंगे आर्ट फॉर्म क्या था इनका, कौन सी आर्ट बनाते थे, क्या था, क्यों इतने पॉपुलर हो गए, इन्होंने क्या ऐसा किया था, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न कहाँ पे, केरला में बॉर्न हुए। केरला में एक जगह है जहाँ पे किलीमन्नूर कहा जाता है, और वो एक रॉयल फैमिली के बहुत क्लोज भी थे जो कि रॉयल्स ऑफ ट्रेवेंकोर था, right? He often referred as a father of modern Indian art. He is widely known for his realistic portrayal of Indian goddess and goddesses. ठीक है, patronized by अय्यलम तिरुनुल, ये एक रूलर हुआ करते थे त्रावणकोर के। उनसे इन्होंने पेंटिंग सीखी, और पेंटिंग दूसरी चीज़ जो रॉयल पेंटर थे रामास्वामी नायडू, उनसे भी इन्होंने पेंटिंग सीखी। और लेटर ऑन जो कहते हैं ना कि ऑयल पेंटिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेंटिंग, राइट, क्योंकि ऑयल पे आप कंट्रोल नहीं रहता, वो इधर बह जाता है और फिर कॉटन पे बहुत सारे टफ सिचुएशन आती हैं उसमें। सो थियोडर जेनसन एक डच आर्टिस्ट थे, उनसे इन्होंने ऑयल पेंटिंग भी सीखी। So how did he become an artist for the royals? So basically, Verma became a much sought after artist for the aristocrats, was commissioned several portraits in the 19th century. इनकी पोर्ट्रेट, इनकी कला इतना ज़्यादा मशहूर हो गई थी केरला में कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी रिक्वेस्ट इनके पास आने लगी कि आप इतनी चित्र बनाइए, आप पोर्ट्रेट बनाइए, आप ये बनाइए, आप वो बनाइए, कि केरला उस टाइम पे जो केरला गवर्नमेंट थी उनको पोस्ट ऑफिस खोलना पड़ा सिर्फ इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की वजह से। कितनी बड़ी बात है, राइट। दूसरा कि भाई इनको नोटेबल पेंटर होने पे इतना फेम कैसे मिला था। फेम इसको ऐसे मिला था क्योंकि इन्होंने शुरू में एक पेंटिंग की थी जो कि महाराजा सयाजी राव जो बड़ौदा के थे उनकी पेंटिंग की थी। ही वॉज कमीशनड 14 पुराणिक पेंटिंग्स फॉर द दरबार हॉल ऑफ न्यू लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ बड़ौदा, ठीक है। डेपिक्टिंग इंडियन कल्चर, वर्मा बोरोड एपिसोड्स फ्रॉम महाभारता एंड रामायण फॉर द सेम। वो ग्लिम्सेस लेते थे, कुछ जो ऐतिहासिक सीन होता है ना, जैसे रणभूमि का सीन हो गया, जैसे द्रौपदी चीरहरण हो गया, जैसे पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई था वो हो गया, कृष्ण का कोई ऐसे सुदर्शन चक्र का सीन हो गया, शिशुपाल वाला सीन हो गया, कई सारे ऐसे सीन थे महाभारत रामायण के, इन्होंने अपने पेंटिंग में उतारे थे।
ठीक है। ही पॉपुलरली सोड द आर्टिस्ट वन एन अवार्ड एग्जीबिशन ऑफ हिज पेंटिंग वियना में 1873 में इनको अवार्ड भी मिला था, और 1893 में इनको 3 गोल्ड मेडल मिले थे। कहाँ पे? वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन एट शिकागो। बहुत ही महान हो चुके थे उस टाइम पे और बहुत फेमस हो चुके थे। अच्छा, इनकी नेचर ऑफ आर्ट फॉर्म क्या थी? बेसिकली ये इंडियन माइथोलॉजी पे इनकी आर्ट फॉर्म बेसिकली थी, जो कि रिवील करती है द इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस थ्रू हिज रिलेटेबल एंड मोर रियलिस्टिक पोर्ट्रेज, ठीक है, विच इज़ ऑफ्टन ह्यूमन्स एज मॉडल्स। ठीक है, इन्होंने जैसे कि पुराने मंदिर हुआ करते थे ना, जो उसमें लगी हुई मरमर, संगमरमर की जो मूर्तियाँ थीं, जो तस्वीरें थी, जो आकार थे, उनको इन्होंने अपने पोर्ट्रेट में लिया, उनको बनाया, उनको एक शक्ल दी, उनको एक नाम दिया। और उससे रिलेटेड जैसे कि इन्होंने लक्ष्मी, जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, सरस्वती जो गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम कहा जाता है, और लॉर्ड विष्णु जैसे ऐसे कई पोर्ट्रेट्स बनाए, और जो कि बहुत चले, बहुत बिके भी और बहुत पॉपुलर भी हुए। हाउ ही टुक इंडियन आर्ट टू द मासेस। कहा जाता है कि रवि वर्मा aspired to take his art to the masses and intent led him to open lithographic press in 1894 में इनको हुआ। जैसे ही ये जीते ना, मतलब शिकागो में इनको 3 गोल्ड मेडल मिला, तुरंत ही इन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस बॉम्बे को खोल दिया, इस्टेब्लिश कर लिया। ये आइडिया तब आया जब सर टी माधव राव उस टाइम पे दीवान थे त्रवंकोर के एंड लेटर बड़ौदा के बने। इन अ लेटर वेयर ही पॉइंटेड आउट टू वर्मा दैट सिंस इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मीट द लास्ट डिमांड ऑफ हिज वर्क, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपनी जो चीज़ें हैं वो यूरोप भेजा करो, और वहाँ से ओरियोग्राफ प्रोड्यूस होके आएंगे, फिर कलेक्टिवली यहाँ पे आप स्टैब्लिश करना। तो वर्मा ने क्या किया कि भाई, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ प्रिंटिंग, मतलब कि वहाँ यूरोप भेजने से अच्छा उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की ही स्थापना कर दी, स्टैब्लिश कर दिया। सो द फर्स्ट पिक्चर प्रिंटेड एट वर्माज प्रेस वॉज the birth of Shakuntala, followed by numerous mythological figures and sons such as Adi Shankaracharya, और भी कई सारे भगवान लोग थे, ऐसे पेंटिंग की गई थी। तो ये हैं बहुत ही टैलेंटेड, मशहूर राजा रवि वर्मा, और आप देख सकते हैं। तो अच्छा था, जानना ज़रूरी था भी आर्ट फॉर्म। ठीक है, हमारे भाई आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा है, इनफैक्ट GS1 का भी हिस्सा है मेंस में। ठीक है, सो ऐसे में भी अगर आ सकता है आर्ट एंड फॉर्म, तो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। सो दोस्तों, ये है कुछ रिलेटेबल, वेरी वेरी रिलेटेबल MCQs PYQs जो आ चुके हैं। आप इनको ट्राई करना और वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताना, और आप हमारी कम्युनिटी स्पेस में इसका आंसर भी लिख सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, हम इसको फिर देख लेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में अगर आप कहोगे तो हम इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे, एक्सप्लेनेशन भी शेयर करेंगे। लेकिन आपको आई थिंक पता होगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। PYQs अगर आपने लगाया होगा तो आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको क्लिक करना है एंड यू विल गेट अ मेंटरशिप कॉल। ठीक है, सो क्लिक द लिंक, डिटेल भरिए और आपको मेंटरशिप कॉल आ जाएगा, एंड देयर वी विल हेल्प यू टू डीकोड अबाउट UPSC। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी स्पेस, जो सिविल्स दिल्ली का कम्युनिटी स्पेस है, जहाँ पे ढेरों डिस्कशन होती हैं। रोज़ बच्चे कोई ना कोई सवाल पूछते हैं, रोज़ कोई ना कोई हम एक नई इनिशिएटिव शुरू करते हैं। तो आप उसमें आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिखा हुआ है प्रॉपर ज्वाइन आवर कम्युनिटी स्पेस, वहाँ क्लिक करिए और फिर आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। द मोमेंट यू विल हिट द बेल आइकॉन, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, बाय।